Hello friends, welcome you all to CAT by LPT. So basically we have started with a new series called as 0 to IM और 0 to IM में हमने ज्योमेट्री के बारे में बात करना स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपसे लाइंस एंड एंगल्स के ऊपर बात कर चुका हूँ। ट्राइंगल्स के ऊपर हमने बात करना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने बहुत सारे ट्राइंगल्स देखे थे। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ट्राइंगल्स के पार्ट को हम पूरा के पूरा कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे और बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो हियर वी स्टार्ट विद इट। तो उससे पहले मैं आपका एक रिवीजन काइंड ऑफ करवाऊंगा ट्राइंगल्स में हमने क्या क्या देखा था, जस्ट काइंड ऑफ एन इंट्रो ओनली। ठीक है, तो हमने ट्राइंगल्स के सबसे पहले जो बात करी थी पिछली बार, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल्स पे बात करी थी कि ट्राइंगल्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिकली हमने इन सब के बारे में बात किया था कि ट्राइंगल क्या होता है, उसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टीज क्या होती है। देन हमने फिर इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी किया था कि फंडामेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर भी क्वेश्चन कैसे पूछ लेता है, क्वेश्चन फंडामेंटल प्रॉपर्टी पर भी आता है तो वो कैसे पूछे जाते हैं, हमने उसके ऊपर बात किए थे। दो क्वेश्चन हमने ये किए थे। देन फिर उसके बाद में हमने पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल्स पर बात करी कि ट्राइंगल्स के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कौन सी चीज़ें होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, मीडियंस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है, साइड्स क्या होती है। तो वी टॉक्ड अबाउट इट। देन एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, ऑल्टीट्यूड क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। देन हमने टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पे स्टार्ट कर दिया था, फिर हमने एंगल के बेसिस पे देखा था और साइड्स के बेसिस पे, दो बेसिस पे हमने ट्राइंगल्स का क्लासिफिकेशन देखा। ठीक है, फिर हमने स्केल एंड ट्राइंगल पर एक पर्टिकुलर ट्राइंगल स्टार्ट किया था, स्केल एंड ट्राइंगल, इससे रिलेटेड फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए थे। फिर हमने इन रेडियस बात करी थी स्केल एंड ट्राइंगल की, इन रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है। देन वी टॉक्ड अबाउट आइसोलेस ट्राइंगल, इट्स एरिया ऑल्टीट्यूड, इसका फॉर्मूला जो हीरोन्स फॉर्मूला नहीं होता, एक और फॉर्मूला होता है, वो मैंने आपको बताया था। फिर इसके बाद में वी टॉक्ड अबाउट इक्विलेटर ट्राइंगल, हमने इक्विलेटर ट्राइंगल के बारे में बात करी थी, इसकी सर्कम रेडियस और इन सर्कल रेडियस, इसके ऊपर बात करी थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपना सेशन एंड किया था। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं ट्राइंगल के नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करूंगा, दैट इज योर राइट ट्राइंगल, दैट इज योर राइट ट्राइंगल। तो राइट ट्राइंगल बेसिकली क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसके अंदर क्या बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। एक ऐसा ट्राइंगल जिसके अंदर 90 डिग्री का मेरा एंगल बनेगा, वो कहलाएगा मेरा राइट ट्राइंगल। जो कि यहां पर देखिए ये है, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो कभी भी कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो बचपन से हम सीखते आ रहे हैं कि सर अगर कोई ट्राइंगल राइट एंगल है तो वो इसको जरूर फॉलो करेगा, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। P stands for your perpendicular, B is for base and H is for your hypotenuse. Hypotenuse बेसिकली देखा जाए तो PBH, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर होता है। ठीक है, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। अब इसका फॉर्मूला जो एरिया का है दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट। इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि अगर हाइट है तो हाइट यहाँ पर परपेंडिकुलर ही ली जाती है, इसके अंदर हाइट जो है वो परपेंडिकुलर ही हो जाती है, तो वो ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। देन इट्स पैरामीटर, तो पैरामीटर क्या हो जाएगा, बेसिकली P प्लस बी प्लस एच। नॉर्मल सी बात है, क्योंकि उसकी साइड्स जो है वो P B H है, तीनों को ऐड करोगे तो उसका परपेंडिकुलर पैरामीटर बन जाएगा। और पैरामीटर का तो बेसिक मतलब ही होता है बाउंड्रीज का एडिशन। पैरामीटर का बेसिक मतलब क्या है, बाउंड्रीज का एडिशन। तो कभी भी किसी भी फिगर का पैरामीटर निकाल लो, सिर्फ उसकी बाउंड्रीज का एडिशन कर दीजिए, पैरामीटर आ जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है। अब मैं इसके अगर ऑल्टीट्यूड की बात करूं, इसका अगर ऑल्टीट्यूड निकालना है तो वो होता है P इंटू बी बाई एच, P इंटू बी बाई एच। ऑल्टीट्यूड मतलब अगर मैं यहां पर इधर से बात करूंगा, इस ट्राइंगल के हिसाब से बात करूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा मुझे ये वाला साइड निकालना है, ये वाली साइड, तो ये वाली जो साइड होगी दैट इज ऑलवेज P इंटू बी बाई एच, याद रखिएगा। अगर ये वाली साइड, बीच वाली ये साइड निकालनी है, मैंने यहाँ पर ये साइड बना दी, तो ये वाली साइड हमेशा क्या होती है, P इंटू बी बाई एच होती है। और राइट एंगल ट्राइंगल का ये ऑल्टीट्यूड भी होता है, याद रखिएगा, इसका ऑल्टीट्यूड भी है और P इंटू बी बाई एच इसका फॉर्मूला हो जाता है। अब बात करें इसकी सरकम रेडियस की, बात करते हैं। तो अगर मैं आपसे बात करता हूं इसकी सरकम रेडियस की, तो जो सरकम रेडियस होता है इसका मतलब एक ट्राइंगल है, जैसे ये मेरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो सरकम रेडियस इसकी कुछ इस तरीके से होती है। इसका ये जो हाइपोटेनस है ना, ये हमेशा इस सर्कल के सेंटर से पास होता हुआ निकलता है। जो हाइपोटेनस है वो क्या है, सर्कल के सेंटर से पास होके निकलता है, तो दैट्स व्हाई इसका जो सरकम रेडियस बन जाता है वो बन जाता है h/2। तो जो इसका सरकम रेडियस बन जाता है वो क्या बन जाता है, h/2 बन जाता है। और अगर इसके इंसेंटर रेडियस की बात करें, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल इसके अंदर होगा, जो इसके अंदर की तरफ बनेगा, अगर आपको इसकी इनसर्कल रेडियस निकालनी है तो दैट इज P प्लस बी माइनस H अपॉन 2, याद रखिएगा।
तो जब भी इसका आपको इन सर्कल निकालना हो दैट इज p प्लस बी माइनस एच अपॉन टू, और सर्कम रेडियस निकालना हो तो h अपॉन टू। आप कहोगे सर स्केल इन ट्राइंगल में जो फॉर्मूला पड़ा था वो लग सकता है, हाँ लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ अगर राइट एंगल स्पेसिफिक है तो ये लगा दो, ये ज्यादा आसानी से सॉल्व होगा। हमको टाइम भी बचाना होता है, ऐसा नहीं कि हर फॉर्मूले को प्रूव करना है, हमें टाइम बचाना है, तो टाइम हमारा यहाँ से बच सकता है, तो आप ये इस्तेमाल करिएगा। आई थिंक सो क्लियर है। ये है हमारी राइट एंगल ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी जो कि हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। तो याद रखिएगा ये सारे के सारे फॉर्मूलेस एग्जाम में बहुत काम आएंगे। याद रखना एक और चीज, हाइपोटेनस, अगर एक सरकम सर्कल की बात हो रही है, वापस रिपीट करूंगा, अगर एक सरकम सर्कल की बात हो रही है तो जो सर्कल का इसका सेंटर होगा वो हमेशा इस हाइपोटेनस से पास होगा और वो इसका मिड पॉइंट होगा, दैट्स व्हाई इट इज h/2। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसलिए h/2 यहां पे लिखा है। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, आगे बढ़ते हैं। चलो तो अब कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके का आ जाते हैं, आपको टाइप ऑफ ट्राइंगल निकालना होता है, तो इसका डायरेक्ट ही कॉन्सेप्ट है, याद रखिएगा। ABC अगर ट्राइंगल है, जैसे मैंने यहाँ पे ट्राइंगल दिया, जैसे ABC एक मेरा ट्राइंगल है, अगर ऐसा होता है आपको कोई भी साइड दे दे, जैसे फॉर एग्जांपल 12 13 18 दे दिया, ठीक है, या 21 25 और 30 दे दिया, ऐसा करके कोई भी साइड दे दी, और उसने कहा बताओ ये टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या है, तो वो टाइप ऑफ ट्राइंगल का मतलब वो नहीं पूछता स्केलन इक्विलेटरल, और वो पूछेगा आपसे एंगल के बेस पे, वो पूछेगा आपसे एंगल के बेस पे। देखो साइड के बेस पे पूछना तो बनता ही नहीं है क्योंकि वो साइड तो वैसे ही दे रहा है, तो वो तो आप देखते ही बता दोगे। उसका बेसिक पूछना होता है हमेशा एंगल के बेस पे, तो कभी भी एंगल के बेस पे पूछे तो ये चीजें याद रखिएगा। सी स्क्वायर अगर ग्रेटर, सी स्क्वायर लेस हो जाए अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो वो एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल है। अगर सी स्क्वायर बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तो राइट एंगल है, और अगर सी स्क्वायर ग्रेटर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज कृपया करके याद रखिएगा, ये तीनों चीजें डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछती हैं। जैसे कोई भी साइड दे देगा, रैंडम साइड दे देगा और आपसे कहेगा बताओ ये कौन सा ट्राइंगल है, तो जब भी ऐसा पूछे तो बस कुछ मत करिए, आप उठा के रख दीजिएगा, पता चल जाएगा आपको क्या है क्या नहीं है। चलिए आई थिंक सो क्लियर है, आपको बात समझ में आ गई कि किस तरीके से कोई चीजें होंगी, क्या होंगी, कुछ चीजें क्लियर है, कहानी कोई दिक्कत नहीं है। ओके तो ये होगा फाइंडिंग द टाइप ऑफ ट्राइंगल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंस है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कि क्वेश्चंस किस बेस पे आता है, ठीक है। चलिए तो पहला क्वेश्चन देखिए, प्लीज पहला क्वेश्चन एक बार रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 36। तो वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा पेरीमीटर 36 है अगर एक ट्राइंगल का, तो इसमें से कौन सा क्या नहीं हो सकता आपका, बेसिकली देखा जाए तो कि सर एरिया ऑफ ट्राइंगल नहीं हो सकता है। अगर पेरीमीटर 36 है, ठीक है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो कि इनमें से कौन सा नहीं होगा, वो आपसे वो पूछ रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर सकते हैं, आप पहले ये बताइए। प्लीज एक बार सोचिए कि आप इसमें क्या कर सकते हो। जस्ट बेसिक सा मैं आपको बस थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, ताकि आपको एक बार का ये वो पता चल जाए कि हाँ भाई क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं या किस तरीके से एप्लीकेशन है किसी चीज़ की। थोड़ा सा एक बार आप सोच के देखिए कि हाँ भाई वो बात क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इनमें से कौन सा एरिया ऑफ ट्राइंगल, विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, कांट बी द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज पेरीमीटर इज 36। बेसिकली उसने क्या कहा है, उसका पेरीमीटर क्या है, 36 है और कोई बात नहीं है। चलिए आपने सोचा होगा, मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा, नॉर्मल सी बात है। चलो देखते आ जाओ। तो पेरीमीटर 36 की बात कर रहा है। देखो एक प्यारी सी बात बताता हूं, हमेशा अगर पेरीमीटर 36 की बात कर रहा है, मैं मान लेता हूं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और अगर एक ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सारी साइड्स बराबर होंगी। अगर सारी साइड्स बराबर होगी तो 36 डिवाइड बाय 3 करिए, तो सर ये कितना आ जाएगा, मेरे पास 12 आ जाएगा। 36 को 3 से डिवाइड करूंगा तो मैं 12 आ जाएगा। मैंने इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों कंसीडर किया है, क्योंकि एक ट्राइंगल का जो मैक्सिमम एरिया निकल सकता है वो हमेशा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल से ही निकलता है। एक मैक्सिमम एरिया हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल से निकलता है। तो आपके पास ये 12 है, तो अगर मेरे से एरिया की बात करें तो दैट इज √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर, तो दैट इज योर √3/4 इंटू 144, दिस इज अराउंड समथिंग 62 पॉइंट समथिंग कुछ,
दिस इज अराउंड समथिंग 62 पॉइंट समथिंग, 62 से ज्यादा ही आएगा, 63 मान सकते हो अराउंड अराउंड। तो अगर ये 63 आएगा तो मैक्सिमम एरिया किसी भी ट्राइंगल का अगर इक्विलेटरल है तो वो 63 से तो बेसिकली ज्यादा नहीं हो सकता, 63 से तो हमेशा कम ही होगा, नॉर्मल सी बात है। तो देखो ये कम है, ये कम है, लेकिन ये ज्यादा है और ये कम है, तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग कांट बी, तो आंसर इज योर सी ऑप्शन। तो इनमें से कौन सा नहीं हो सकता, उसने यही तो पूछा था, कौन सा नहीं हो सकता, तो कौन सा नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसको कंसीडर करना पड़ेगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, मैक्सिमम निकाल दो, पता चल जाएगा इससे ज्यादा कभी नहीं बनेगा। जब इससे ज्यादा नहीं बनेगा तो इससे ज्यादा वाला ऑप्शन भी आंसर नहीं हो सकता है। आई थिंक सो क्लियर होगा कहानी। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट, अगले पे देखते हैं। अगला पढ़िए क्वेश्चन। फ्रॉम अ पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल the perpendicular distances of the sides are √3 centimeter and 5 √3 centimeter. The perpendicular of the triangle is, the perpendicular of the triangle वो पूछ रहा है आपसे कि ट्राइंगल का परपेंडिकुलर क्या, वो सॉरी द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, आई एम सॉरी, वो पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल आपसे पूछ रहा है। तो अब ऐसे में क्या कर रहा है, वो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रहा है। तो मतलब बेसिकली ऐसा होता है कि जैसे ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये यहाँ पर है, ये यहाँ, यहाँ और यहाँ, इस तरीके से दे रखा है, दिस इज P1, दिस इज P2 एंड दिस इज P3। तो P1, P2, P3 की उसने वैल्यू दे दी है। तो कभी भी आपको P1, P2 और P3 पता हो और आपको साइड निकालनी हो, तो साइड इज नथिंग 2/√3 ऑफ P1 प्लस P2 प्लस P3, ये हमेशा होती है। तो आपके पास साइड पता चल गई, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में लगता है बेसिकली। तो मैं कह सकता हूं 2/√3 यानी 2/√3 ऑफ दिस √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3, बेसिकली 5, 6, 7 और 8, तो बेसिकली 2/√3 इंटू 8√3, ये 8√3 से 8√3 गया, 8 2 16, तो साइड कितनी आ गई, 16 साइड आ गई। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 16 आ गई बच्चा, ये 16, ये 16 एंड ये 16। तो बच्चा इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 3 इंटू साइड, यानी 3 इंटू 16, तो 16 48, 16 3 48, तो पेरीमीटर कितना बन जाएगा इस ट्राइंगल का, 48 बन जाएगा। पेरीमीटर कितना बन जाएगा, 48 बन जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक समझ में आया या नहीं आया, यहां तक क्लियर है, चीजें क्लियर हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अगले एग्जांपल की तरफ चलते हैं, अगले से करते हैं, ठीक है। प्लीज ये फॉर्मूला याद रखिएगा, दिस वुड हेल्प यू आउट। दिस इज फॉर ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल में अप्लाई होता है, याद रखिएगा, ओनली फॉर इक्विलेटरल ट्राइंगल। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट, अगला। हाँ प्लीज देखिएगा, कंसिडर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल विद साइड्स 8, 15 एंड x। इफ x इज एन इंटीजर, हाउ मेनी सच ट्राइंगल्स एग्जिस्ट। तो अगर x इंटीजर है तो कितने सच ट्राइंगल्स आपके एग्जिस्ट करेंगे, सबसे पहले तो आपको ये बताना है। तो अब आपको याद होगा कि मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, इन द स्टार्टिंग ऑफ द ट्राइंगल, कि वो प्रॉपर्टीज क्या थी। तो स्टार्टिंग ऑफ द ट्राइंगल में मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टीज ये दी थी कि ग्रेटर और लेसर गिव्स आर सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, पहली बात तो ये बोली थी, एंड सम ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल और डिफरेंस ऑफ द टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। आई थिंक सो यू रिमेंबर दैट थिंग, कि मैंने उस तरीके से आपसे बात की थी कि ये क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो अगर मैं उसी से बात करूं, मैं उसी कॉन्सेप्ट से ही करूंगा, तो प्लीज देखिएगा कि क्या क्या लग सकता है यहाँ पे। ओके चलो, तो अब देखते हैं अपन। तो मैंने कहा एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल एक ट्राइंगल दे रखा है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल यानी क्या मतलब होता है, सॉरी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो यानी क्या होगा, आपका जो भी एंगल होगा वो बेसिकली क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। जो भी एंगल होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री से ज्यादा होगा। ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कुछ इस तरीके से होगा, ठीक है। तो 15, 8 और आपको क्या बोला गया है, 15, 8 और x, ठीक है ना। तो आपको ऐसा बताना है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है, क्या हो सकती है। तो मैं अगर बात करता हूं, तो मिनिमम वैल्यू की अगर मैं बात करूं, कि मैं मिनिमम वैल्यू की बात करता हूं, मैंने मान लिया कि ये 15 है, ये 8 है, तो इसका आंसर क्या हो सकता है। तो कि सर आप कहोगे कि सर 15 में से 8 घटा दो, यानी इसका जो आंसर होगा सर हमेशा 7 से ज्यादा होगा। यानी सर इस ट्राइंगल की जो वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी, 7 से ज्यादा होगी, नॉर्मल सी बात है। और अगर मैंने ऐसा कहा कि सर देखिए मैं कुछ इस तरीके का ट्राइंगल बनाता हूं एंड मैं इसको 15 या सॉरी ये जो मैंने उसको यहां लेना चाहिए था मेरे को,
ये 15 को यहाँ और 8 को यहाँ करना चाहिए था, ठीक है ना। तो आई वुड जस्ट चेंज दैट, एक सेकेंड। ठीक, तो अब ओके, तो दिस बिकम्स 15 एंड दिस बिकम्स 8। तो ये कितना होगा, 7 से ज्यादा होगा। बट इन द केस ऑफ ऐसा भी हो सकता है ये x हो जाए, ये 15 हो जाए, ये 8 हो जाए। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकती है कि सर मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 15 + 8 यानी 23 तक एक्सटेंड कर सकता है खुद को। यानी सर ये 7 से ज्यादा होगी बट 23 से तो हमेशा कमी होगी। ऐसा नहीं है कि इनफाइनाइट पे तक आप लेके चले जाओ। तो अब अगर मैं अपने यहाँ पे बात करूं कि अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है और ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल की कंडीशन हमने देखी थी, क्या थी, दैट इज योर सी स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर हमेशा मेरा क्या होता है, ग्रेटर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अरे एक आ गया, सॉरी, सी स्क्वायर हमेशा ग्रेटर होता है मेरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। तो सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब बताइए कि इसकी वैल्यूज क्या क्या आप गेस कर सकते हो। अगर अब मैं कहता हूं कि इसकी वैल्यूज मेरे को पकड़नी है तो मैं ट्राइंगल की वो बेसिक कंडीशंस का इस्तेमाल करते हुए मैं इसकी वैल्यूज क्या क्या रख सकता हूं, इसकी वैल्यूज क्या क्या रख सकता हूं। तो क्या सर मैं इसकी वैल्यू 7 से ज्यादा है, क्या 8 रख सकता हूं? हाँ रख सकता हूं, रख सकता हूं। ऐसा नहीं है कि ये 8 है तो ये 8 नहीं हो सकती। एक ऑब्ट्यूज एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया तो 8 हो सकती है, 9 हो सकती है, 10 हो सकती है, 11 हो सकती है, 12 हो सकती है, क्या 13 हो सकती है। बट अगर 13 रख दिया, अगर मैंने 13 रख दिया तो क्या हो जाएगा, प्लीज समझिएगा, 13 प्लस, पहले देखो सम ऑफ द टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, पहला तो ये। तो 13 + 8 बेसिकली मेरे पास क्या हो गया, 21 हो गया, ग्रेटर हो गया। 15 और 13 अगर मैं मिला दूं तो फिर कितना हो जाएगा, 15 और 13 यानी 15 और 13, 15 और 13 तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 18, 28। तो सम ऑफ टू साइड शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर तीसरी कंडीशन में और डालता हूं कि 15 और 8, मैंने 15 और 8 को तो जोड़ लिया था, हाँ 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो क्या ये कंडीशंस पॉसिबल हो रही हैं? अब तीनों कंडीशंस को चेक करिए कि तीनों कंडीशंस क्या मेरी पॉसिबल हो रही है नहीं हो रही है, उस हिसाब से देखिए, ठीक है। तो 8, 9, 10, 11 और 12। इन द सेम वे अगर मैं यहां पर बात करूं तो क्या मेरे को वैल्यूज चाहिए, हमेशा मेरी वैल्यूज जो होगी वो हमेशा 23 से कम होगी। इसके अंदर जो मेरी वैल्यूज होगी वो हमेशा 23 से कम होगी। तो इसके अंदर वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं बेसिकली मेरी, तो इसके अंदर जो वैल्यूज हो सकती है वो हो सकती है 18, 19, 20, 21 और 22। तो बेसिकली मेरे पास सिर्फ यही वैल्यूज हो सकती है जो मेरी ट्राइंगल्स की कंडीशंस को सेटिस्फाई करे, जो मेरे ट्राइंगल्स की कंडीशंस को क्या करे, सेटिस्फाई करे। और मेरी कंडीशन क्या है, सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो अगर मैं मानता हूं कि सी स्क्वायर 15 है तो दिस बिकम्स योर 225, ए स्क्वायर इज 8 यानी 64 एंड दिस 169, ये बना 169। तो 169 प्लस 64 यानी ये बन गया 3, ये 3 और ये। तो देखो ये कंडीशन वायलेट हो जाती है 13 पे आके, ये कंडीशन वायलेट हो जाती है 13 पे आके। इसलिए कभी भी आप 13 को कंसिडर नहीं कर सकते, आप सिर्फ और सिर्फ 12 को कंसिडर कर सकते हो। और यहां पर भी 18 से लेके 22 तक कंसिडर कर सकते हो। 22 के बाद में जैसे ही आपने वैल्यू ज्यादा ली तो ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी, इसलिए आप नहीं ले सकते। तो वैल्यूज क्या हो सकती है, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21 और 22। तो बेसिकली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो कितने ट्राइंगल्स एग्जिस्ट करेंगे ऐसे, 10 ट्राइंगल एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो एग्जिस्ट करेंगे वो कितने होंगे, 10 ट्राइंगल्स होंगे जो एग्जिस्ट करेंगे। आई थिंक सो क्लियर है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा आपको समझ में भी आया होगा किस टाइप का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन एक बार देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा प्लीज, हैव अ रीड कि भाई क्या क्वेश्चन कह रहा है। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है और टू इक्वल साइड्स 5 सेंटीमीटर है एंड थर्ड साइड बीइंग 8 सेंटीमीटर लेंथ, फाइंड इट्स सर्कम रेडियस। इसकी आपको क्या निकालनी है, सर्कम रेडियस निकालनी है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था, जब मैंने आपको स्केलिन ट्राइंगल एक्सप्लेन किया था, जब मैंने आपको स्केलिन ट्राइंगल एक्सप्लेन किया था तो इसके आपको 2 फॉर्मूलाज मैंने दिए थे। तो मैंने आपको ये बात बोली थी कि ये जो फॉर्मूला है स्केलिन ट्राइंगल वाले ये हर जगह अप्लाई हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्केलिन ट्राइंगल में अप्लाई होंगे और फिर एक्यूट में अप्लाई नहीं होंगे, ऑब्ट्यूस में अप्लाई नहीं होंगे, हर जगह अप्लाई होते हैं। ये बात मैंने उस समय भी कही थी। तो उसी तरीके से जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद 2 साइड्स मेजरिंग 5 सेंटीमीटर एंड द थर्ड साइड विद दिस। तो फाइंड द सर्कम रेडियस, आपको क्या निकालना है, सर्कम रेडियस निकालना है। तो सर्कम रेडियस का बेसिकली जो फॉर्मूला था वो हमारे पास क्या था कि सर ABC अपॉन 4 टाइम्स ऑफ एरिया,
अब यहाँ पर ए बी सी क्या है, आपकी साइड्स है, ए बी सी क्या है, मेरी साइड्स है। तो क्या क्या साइड्स हो जाएगी, टू साइड्स इक्वल 5 एंड 5, 5 एंड 8। तो बेसिकली ये हो गया, इसका एरिया निकाल लीजिए। तो 5 इंटू 5 इंटू 8 अपॉन 4 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर बाय 4 अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर, कितना होगा, 4b स्क्वायर माइनस 2a, 4b स्क्वायर माइनस 2a, 4b स्क्वायर माइनस 2a। तो बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए, आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये एरिया का फॉर्मूला मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको दिया था, आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला आपको स्पेशली दिया था, बस वो मैंने अप्लाई किया है, बेसिक हीरोन्स फॉर्मूला से नहीं निकाला है, बस मैंने आइसोसेलेस ट्रायंगल के एरिया के फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हुए निकाला है। आपने अगर नहीं देखा तो प्लीज प्रीवियस वीडियो में जाना, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला मैंने क्या दिया था वो देखिएगा, आप आराम से निकाल लोगे। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक समझ में आ गया? हाँ जी, कोई दिक्कत किसी को भी समझने में तो पूछिए। आई थिंक सो क्लियर है, हो जाएगा, थोड़ा सा रिवाइज करके और देखिएगा। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अगले पे चलता है। अब आता हूँ सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल पे। नेक्स्ट पॉइंट है सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। तो बेसिकली हुआ क्या, ट्राइंगल्स के अंदर बहुत सारी अलग अलग चीजें थी, एंगल बाइसेक्टर था, ऑल्टीट्यूड था, परपेंडिकुलर था, बहुत सारी चीजें थी। तो ये एक पॉइंट पर आकर मिलने लग गए। जब इनको एक ट्राइंगल में बनाया गया सबको, तो ये एक पॉइंट पर आकर मिलने लग गए। जिस पॉइंट पर आकर मिले तो उन्होंने अलग अलग प्रॉपर्टीज डेवलप करी, ट्राइंगल के सेंटर पे आके मिले, तो इसलिए इसको कहा गया सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। बेसिकली इसलिए क्या कह दिया गया, सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल इसको कहा गया। तो ओवरऑल हमारे पास 4 टाइप के सेंटर डिफाइन है, हमको 4 टाइप ऑफ सेंटर्स डिफाइन किए गए हैं। हम 4 टाइप ऑफ सेंटर्स पे ही बात करते हैं, बनते तो बहुत सारे, लेकिन हम 4 टाइप ऑफ सेंटर्स ही पढ़ते हैं, जिसमें स्टार्टिंग होती है हमारे पास सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर। तो बेसिकली ये 4 टाइप ऑफ सेंटर्स हमारे काम के हैं। हर एक अपने आप में अलग होता है, हर एक का जनरेशन अलग तरीके से होता है, ठीक है ना। तो जैसे मैं बात करता हूं सर्कम सेंटर की, तो सर्कम सेंटर बेसिकली बनता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के मीट पॉइंट से। अगर सर्कम सेंटर की मैं बात करूं तो मैं कहूंगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जहां पे मीट करेंगे वहां पे सर्कम सेंटर बनेगा। एंगल बाइसेक्टर वाले इन सेंटर बनाते हैं, मीडियंस वाले सेंट्रॉइड बनाते हैं, और ऑल्टीट्यूड्स वाले ऑर्थो सेंटर बनाते हैं। ये क्या होता है बेसिकली, जैसे जैसे ट्राइंगल्स में जो जो पॉइंट्स बना रहे हो, जैसे आपने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया, तो एंगल बाइसेक्टर जहां पे मीट करे तो अपने आप ही वहां पर एक इन सेंटर डेवलप हो जाएगा, ठीक है ना। तो हर एक चीज अलग अलग तरीके से डेवलप होती है। चलिए तो बात करते हैं सबसे पहले इन सेंटर से। तो जो इन सेंटर मेरा होता है वो मैंने आपको बताया कि एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट से बनता है, वेयर द बाइसेक्टर्स ऑफ इंटीरियर एंगल इंटरसेक्ट। इंटीरियर एंगल के बाइसेक्टर्स मीट करते हैं। तो जैसे ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल, ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल्स में आते हैं। इनके बाइसेक्टर्स यानी एंगल को 2 बराबर हिस्से में बांटेंगे। तो ये बाइसेक्टर यहां से निकला, ये बाइसेक्टर यहां से निकला, ये बाइसेक्टर यहां से निकला, तो ये इस पॉइंट पर आके मिले, ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो आकर मिले है ना, ये कहलाया था मेरा इन सेंटर, ठीक है ना। अगर मैं डायग्रामेटिकली करूं तो देखो, जैसे ये देखो, ये एक ट्राइंगल था मेरा, ये एक परपेंडिकुलर, ये बाइसेक्टर, ये एक बाइसेक्टर, ये एक बाइसेक्टर। तो देखो इसने इसको बराबर हिस्से में बांटा, इसने इसको बराबर हिस्से में बांटा, इसको बराबर हिस्से में बांटा। तो ये जो पॉइंट बना ये क्या कहलाया मेरा, इन सेंटर कहलाया। ये जो पॉइंट बना मेरा ये क्या कहलाया, मेरा इन सेंटर कहलाया। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो इन सेंटर ऐसे बनता है, ठीक है। अब इन सेंटर बनता है तो अपने साथ कुछ और चीजें भी लाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं इन सेंटर के बारे में, तो ये जैसे मेरा एक इन सेंटर बना, जैसे मेरा एक इन सेंटर बना, दिस इज योर ट्राइंगल ए, दिस इज योर बी एंड दिस इज योर सी। मैंने यहाँ पर और यहाँ पर एक मैंने ऐसे बाइसेक्टर्स को मीट कराया, ये मेरा पॉइंट ओ था जो कि एक इन सेंटर बना रहा है। तो यहाँ पर ये एक एंगल बना होगा, सिंपल सी बात है। तो अब इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि सर याद रखिएगा, ये जो एंगल BOC होता है ये 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है। याद रखिएगा BOC जो है, BOC जो है वो 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है, यानी जो ऊपर एंगल होगा उसका हमेशा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाता है बेसिकली। ये बात ध्यान रखना। अब आप कहोगे कि सर ऐसा हमेशा होता है? हाँ, अगर फॉर एग्जांपल आपने कहा कि नहीं सर मैं क्या करता हूं, एक ऐसे बाइसेक्टर बनाया, एक बाइसेक्टर ऐसे बनाया, दिस इज योर A, दिस इज योर B एंड दिस इज योर C एंड दिस इज योर बाइसेक्टर O, ये एक इन सेंटर बन गया इस बार।
तो कि सर अब O की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो मैं कहूंगा एंगल COA वुड बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ABC। ये बात याद रखिएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल क्या हो जाता है, ABC के ट्वाइस हो जाता है, ये बात ध्यान रखेगा। उसी तरीके से अगर ये वाली साइड हो जाएगी, अगर ये वाली साइड पे कोई बनता है तो वो क्या हो जाएगा, उस एंगल का ट्वाइस हो जाएगा, तो ये बात ध्यान रखेगा। तो ये चीज हमेशा इन सेंटर के अंदर होती है कि एंगल का क्या हो जाता है, सॉरी ट्वाइस नहीं, मैंने गलत लिख दिया, एक सेकेंड, मैंने ये गलत लिख दिया है, एक मिनट, ओके, द एंगल COA विल बी, द एंगल COA विल बी 90 डिग्री, 90 डिग्री प्लस एंगल B/2, बेसिकली क्या बन जाएगा, एंगल B/2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इन सेंटर हमेशा ये प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। दूसरी एक और चीज, अब क्या हुआ, ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थे, ये क्या थे, हमारे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थे। अब इस लाइन को यहां पर खींच दूं और ये एंगल जो यहां पर है ये बनते हैं एक्सटीरियर एंगल, ये क्या बनते हैं मेरे, एक्सटीरियर एंगल्स मेरे बनते हैं, बाहर की तरफ बन रहे हैं एक्सटीरियर एंगल्स। अब एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर अगर बनाऊं तो यहां पर और ये यहां पर बनेगा, ये एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है और ये यहां पर आकर मीट करे, ठीक है। मैंने कहा ये जो पॉइंट है ये O डैश है, ये जो पॉइंट है O डैश है। तो बच्चा बेसिकली वो क्या पूछता है, बताइए एंगल BO डैश C क्या होगा, उसने क्या पूछा है, BO डैश C क्या होगा। तो बेटा BO डैश C जो वैल्यू होती है दैट इज 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 हो जाता है। BO डैश C क्या होगा, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 हो जाता है, याद रखिएगा इस बात को। ऊपर वाला क्या होता है, प्लस एंगल A/2, नीचे वाला क्या होता है, माइनस एंगल A/2, बाहर की तरफ बनेगा। इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो प्लस, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो माइनस। ये जो O डैश बना है ये एक्सटीरियर एंगल की वजह से बना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, ठीक है। तो ये इन सेंटर का एक फॉर्मूला होता है जो ध्यान रखना। दूसरा, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, तो क्या होता है प्रॉपर्टीज, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ऑल द थ्री साइड्स ऑफ द ट्राइंगल, इक्वी डिस्टेंट है तीनों साइड से, याद रखिएगा। इट इज द सेंटर ऑफ द इन सर्कल विच इज द लार्जेस्ट सर्कल दैट फिट्स इनसाइड द ट्राइंगल एंड टचेस ऑल द थ्री साइड। ये क्या है, इट इज द सेंटर ऑफ द इन सर्कल, इन सर्कल का सेंटर है, विच इज द लार्जेस्ट सर्कल, जो सबसे बड़ा सर्कल है, दैट फिट्स इनसाइड द ट्राइंगल एंड टचेस ऑल द थ्री साइड्स, तीनों साइड्स को टच करता है, तीनों साइड्स को टच करते हुए जाएगा। ऑलवेज लोकेटेड इनसाइड द ट्राइंगल, हमेशा कोई सा भी ट्राइंगल हो एक इन सेंटर हमेशा अंदर की तरफ बनेगा। तो याद रखिएगा आप इन सेंटर के बारे में ये। चलिए गोइंग फॉर द सेंट्रॉइड नाउ, गोइंग फॉर द नेक्स्ट। अब सेंट्रॉइड कैसे बनता है, सेंट्रॉइड बनता है मीडियन से, जहां पर मीडियंस इंटरसेक्ट करती है, जहां पर मीडियंस मिलती है आके, वहां पर मेरा क्या होता है, एक सेंट्रॉइड बनता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल, और मीडियन क्या होती है मैंने आपको बता रखा है, मीडियन के बारे में भी हमने बात करी थी पहले, कहाँ गई, साइड्स के ऊपर हमने बात की थी, पार्ट्स ऑफ द ट्राइंगल में हमने बात करी थी, दैट इज योर मीडियन। कि मीडियन क्या होती है, मीडियन ना सामने वाली साइड्स को दो बराबर हिस्से में बांटती है, और दूसरा हमारे जो ट्राइंगल का एरिया है उसको भी दो बराबर हिस्से में बांट देती है। तो याद रखिएगा मीडियन क्या होती है, सामने वाले साइड को दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, दूसरा जो सामने वाली साइड तो और ये ट्राइंगल के एरिया को भी दो बराबर हिस्से में बांटती है। तो मीडियन का काम बेसिकली ये होता है। तो मैंने इसके अंदर आपको एक्सप्लेन भी किया था कि AF, ये जो मीडियन यहाँ पे गई तो AF बराबर BF और AE बराबर BC बन गया, यहाँ पे BD बराबर DC बन गया, ठीक है ना। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं अपन मीडियंस के ऊपर वापस, कि यहाँ पे अपन जो बात कर रहे थे सेंटर के ऊपर, सेंट्रॉइड पे बात कर रहे थे। तो थ्री मीडियंस के इंटरसेक्शंस को अपन क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड कहते हैं। तो कैसे होता है यही देखिए। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये बना रखा है, तो ये एक मीडियन है AE, ये एक मीडियन है BF, ये एक मीडियन है CD, ठीक है ना, ये मीडियंस है। तो याद रखिएगा जब भी एक मीडियन बनती है, जैसे मीडियन मैंने ड्रॉ करी और बीच में एक सेंट्रॉइड आ गया, जैसे ये एक सेंट्रॉइड है, O इज योर सेंट्रॉइड, ठीक है, O इज योर सेंट्रॉइड। ये जो पॉइंट है मेरा O, ये क्या है मेरा सेंट्रॉइड है, ये एक सेंट्रॉइड है। तो ये जो मीडियन है ये हमेशा 2:1 में होगी। ये AO 2 होगा, OE 1 होगा, इन द सेम वे BO 2 होगा, OF 1 होगा, इन द सेम वे CO 2 होगा और OD मेरा 1 होगा। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से होता है, AO अपॉन OE, AO upon OE, CO upon OD and BO upon OF. It is always 2/1. ये कितना होता है हमेशा 2/1 होता है, 2:1 में होगा, याद रखिएगा ये चीज हमेशा।
ठीक है ना, क्लियर रखिएगा। तो बेसिकली दैट इज योर 2:1। तो बेसिकली ये हमेशा किस में होता है, 2:1 में होता है। पहली प्रॉपर्टी तो ये याद रखना। दूसरी एक और चीज याद रखना, यहां पर ये जो छोटे छोटे ट्राइंगल्स बन रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ट्राइंगल्स ADO, AOF, OFC, ये छोटे छोटे ट्राइंगल बन रहे हैं। तो याद रखिएगा जो भी छोटा ट्राइंगल है, जो भी छोटा ट्राइंगल है, इन सब के एरियाज हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इन सब के एरियाज क्या होते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। और मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं एरिया ऑफ ट्राइंगल, मैंने छोटा सा ट्राइंगल उठा लिया BOE, ये होगा हमेशा बराबर, ये हमेशा बराबर होगा 1/6। 1/6 क्यों, क्योंकि 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, वापस 1 2 3 4 5 6, तो 6 ट्राइंगल, तो 1/6 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। ये याद रखिएगा आप हमेशा, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल, दिस इज वेरी वेरी यूजफुल। तो BOE जो बराबर होगा, एरिया ऑफ BOE इज 1/6 ऑफ ABC। VOE जो होगा वो हमेशा बराबर होगा 1/6 ऑफ ABC। ये ध्यान रखिएगा, बहुत यूजफुल रहेगा, बहुत काम की चीज़ है। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, याद रखिएगा 2/1 के रेशियो में डिवाइड होगा। दूसरा हमेशा 1/6 होता है इस ट्राइंगल के एरिया के, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर सेंट्रॉइड। ये क्या है, आपकी सेंट्रॉइड के बारे में बात हुई। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अगला है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर जो बनता है वो हमेशा ट्राइंगल के हिसाब से बनता है। अगर जो एक ट्राइंगल है तो उसके हिसाब से जगह अपनी पोजीशन चेंज करेगा। तो ऑर्थो सेंटर बेसिकली ऑल्टीट्यूड का इंटरसेक्शन होता है। क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड जहां पर मीट करेंगे, जैसे सेंट्रॉइड मीडियंस का है, यहाँ पे इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर का है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर का है। वैसे ही सेंट्रॉइड मीडियन का हो गया, ऑर्थो सेंटर ऑल्टीट्यूड के इंटरसेक्शन पे मीट करता है। तो अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है तो ऑर्थो सेंटर हमेशा ट्राइंगल के बाहर रहता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं सबसे पहले एक्यूट एंगल की। दिस इज योर एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ये है मेरा एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल। बनाओ ऑल्टीट्यूड इसका, तो ऑल्टीट्यूड जब बनेगा, इसका ऑल्टीट्यूड यहां से ऐसे बनेगा, इसका ऑल्टीट्यूड यहां से ऐसे बनेगा, और इसका ऑल्टीट्यूड यहां से ऐसे बनेगा। तो ये यहां पर मीट करा है, तो अंदर की तरफ मीट करा, तो बेसिकली ये क्या हो गया, मेरा एक ऑर्थो सेंटर हो गया जो ट्राइंगल के अंदर की तरफ मीट किया। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट नाउ, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये एक क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, जो कि एक 90 डिग्री यहां पर दे रहा है आपको। तो अब यहां पे इसका ऑल्टीट्यूड क्या होगा, इसका ऑल्टीट्यूड कैसे होगा कि सर देखो, A पॉइंट से ऑल्टीट्यूड यहां से नीचे की तरफ आएगा, C पॉइंट से ऑल्टीट्यूड यहां पे आएगा, और B पॉइंट से ऑल्टीट्यूड क्या होगा, अगर देखा भी जाए तो आप कहोगे कि सर देखो ऐसे यहां पर है, तो ये जा तो इसी लाइन से रहा है ना, तो ये यहां पर 90 डिग्री पर मीट करता है। ये कहां पे मीट करता है, 90 डिग्री पर पड़ता है ये राइट एंगल ट्राइंगल में। उसी तरीके से एक ऑब्ट्यूज एंगल की अगर मैं बात करूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये A है, ये B है और ये C है, तो इसका ऑल्टीट्यूड यहाँ पर नीचे की तरफ गिरेगा और इन दोनों का ऑल्टीट्यूड यहाँ पर इस तरफ आएगा। तो ये इस जगह पे मीट करता है आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। तो एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल पे मीट करता है, इसलिए ये क्या हो जाता है मेरे पास, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में आउटसाइड मीट करेगा, याद रखना। एक्यूट में इनसाइड, राइट में 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज में हमेशा आउटसाइड मीट करेगा, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये हमेशा फॉलो होता है एक आपके ऑर्थो सेंटर में, ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। नाउ गोइंग फॉर, तो BOC क्या हो जाता है मेरे पास, BOC की जो वैल्यू होगी 180 डिग्री माइनस एंगल A होगी। तो दिस BOC इज 180 डिग्री माइनस एंगल A, COA इज 180 डिग्री माइनस एंगल B, एंड AOB इज 180 डिग्री माइनस एंगल C। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये ऑर्थो सेंटर के ऊपर बात हुई। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक समझ में आ गया होगा कैसे कैसे ऑर्थो सेंटर बनेगा। गोइंग फॉर द नेक्स्ट, अगला देखते हैं। सर्कम सेंटर बनता है। तो सर्कम सेंटर क्या होता है, ट्राइंगल का बाहर एक सर्कल होता है, उसके अंदर एक सर्कम सेंटर बनता है। और सर्कम सेंटर जब भी बनेगा तो याद रखिएगा, ये अगर x है तो ये 2x अपने आप ही हो जाता है, ये x है तो ये 2x अपने आप हो जाएगा। तो ये जो एंगल है, तो बेसिकली मैं क्या कहूंगा, एक सेकेंड, एंगल दिस एंगल COA would always be twice of angle CBA। ये क्या होगा, हमेशा CBA का ट्वाइस होगा। तो हमेशा याद रखिएगा इन सेंटर की तरह ही चलता है एक तरीके से, बट ये ट्वाइस में चलता है, वो प्लस और माइनस में चल रहा था, ठीक है ना। तो सर्कम सेंटर में ये ध्यान रखना। तो वो इज द सर्कम सेंटर जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, वो क्या है मेरा, एक सर्कम सेंटर है। आई थिंक सो क्लियर है। तो हियर वी एंड विद द सेंटर्स ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे हमने एंड करते हैं ट्राइंगल्स के सेंटर्स पे, कि ट्राइंगल्स के सेंटर्स क्या क्या होते हैं। तो हमने बेसिकली 4 सेंटर्स पे बात करी, दैट इज इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ठीक है, ऑर्थो सेंटर,
एंड सर्कमसेंटर, ठीक है ना। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। देखो अब कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी क्या होती है, प्लीज समझिएगा। मैं आपको बेसिक तरीके से समझाना चाहूंगा। अगर मेरे से कॉन्ग्रुएंसी की कोई बात करे तो मैं कहता हूं जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, ये मेरा एक दूसरा हाथ है, ये एक दूसरे को ओवरलैप कर गया। अगर मैं इसको जोड़ता हूं तो क्या होता है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट यही है। कॉन्ग्रुएंसी का कंसेप्ट कहता है कि अगर एक फिगर दूसरे को ओवरलैप कर जाए तो वो एक कॉन्ग्रुएंट फिगर हो जाते हैं। जैसे एक स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर पूरा ओवरलैप कर गया उसे, तो वो एक कॉन्ग्रुएंट फिगर हो गए। ट्राइंगल्स में क्या होता है कॉन्ग्रुएंसी, एक ट्राइंगल के ऊपर ट्राइंगल रखूं, वो पूरा उसको ओवरलैप कर गया, तो दैट इज कॉल्ड एज योर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। उसे क्या कहेंगे अपन, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स कहेंगे। बट अगर बात करता है वो सिमिलैरिटी पे, बात क्या करता है, सिमिलैरिटी पे बात करता है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कहता हूं कि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं कि सिमिलैरिटी की मैं बात करूं, तो जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है, किसी छोटे बच्चे का एक हाथ लाता हूं और मैं अपने हाथ के ऊपर रख देता हूं, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने हाथ पे रख दिया। इसकी हर एक फिंगर मेरे हाथ के हाफ को जा रही है। मतलब ये जो अंगूठा है ये मेरे हाफ पे आ रहा है, ये इस उंगली को मेरे हाफ पे आ रही है, ये उंगली हाफ पे आ रही है, तो हाफ हाफ पे आ रही है। तो मतलब अगर देखा जाए तो हर एक का रेशियो कितना आ रहा है, हाफ का आ रहा है। मेरा हाथ अपॉन मेरी जो भी उंगलियां हैं, दूसरे की किसी की उंगलियां हैं, जो भी छोटा होगा उसकी उंगली होगी, तो वो हाफ हाफ आ रही है। तो बेसिकली हर एक जो लाइन है उसका रेशियो कितना आ रहा है, हाफ आ रहा है। तो दिस इज योर सिमिलैरिटी। तो सिमिलैरिटी का मतलब कभी भी ओवरलैपिंग से नहीं है। सिमिलैरिटी का मतलब है साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। और कॉन्ग्रुएंसी बात करती है ओवरलैपिंग पर। कॉन्ग्रुएंसी बात करती है आपकी, कॉन्ग्रुएंसी आपको क्या कहती है कि सर ओवरलैप कर दो, बाकी मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो कॉन्ग्रुएंसी इज ऑल अबाउट योर ओवरलैपिंग। बट सिमिलैरिटी, अगर मैं सिमिलैरिटी की मैं बात करूं तो रेशियो साइड्स का हमेशा क्या होना चाहिए, रेशियो साइड का हमेशा क्या होना चाहिए, आपका सेम होना चाहिए। तो साइड्स का रेशियो यहां पर सेम होना चाहिए सिमिलैरिटी में। बट कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा कोई रूल नहीं होता। कॉन्ग्रुएंसी इज ऑल अबाउट योर ओवरलैपिंग ऑफ द थिंग्स। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो दिस इज अबाउट योर कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट योर कॉन्ग्रुएंसी एंड दिस इज अबाउट योर सिमिलैरिटी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कहा ये मेरे पास एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी, और एक ट्राइंगल है मेरे पास डीईएफ, एक ट्राइंगल है मेरे पास डीईएफ, डीईएफ। मैंने कहा ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है। तो अगर मैं उठा के इन दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखूंगा तो ओवरलैप हो जाएगा। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, मेरा एक कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो अगर मैं इसको लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डीईएफ। बट इन द सेम वे अगर फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे करा, यहां पे करता हूं और मैंने यहां पे लिखा 3, 4 और 5, एक ट्राइंगल बनाया एबीसी का, और एक ट्राइंगल मैंने यहां पर बनाया पी क्यू आर, दैट इज 6, 8 और 10 का। तो बेसिकली इसमें क्या हो गया है आपके पास, अगर आप हर एक साइड को देखो तो ये एक दूसरे को ओवरलैप तो नहीं करेंगे, लेकिन ये 3, 6 के ऊपर आ जाएगा, और 3/6 1/2 बनता है। तो 3/6 मेरा 1/2 बनता है, 4/8 मेरा 1/2 बनता है, 5/10 मेरा 1/2, तो 1/2 1/2 1/2 बनते हैं। तो ये कितना है, 1/2 1/2 और 1/2 1/2 बन रहे हैं। तो यानी रेशियो ऑफ द साइड्स आर सेम। तो रेशियो सेम होने की वजह से ये क्या हो गए, मेरे सिमिलर ट्राइंगल्स हो गए। रेशियो सेम होने की वजह से ये क्या बन गए, मेरे एक सिमिलर ट्राइंगल्स बन गए। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से होगा। तो दिस इज अबाउट योर कॉन्ग्रुएंसी एंड सिमिलैरिटी। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, तो देखिए एग्जैक्टली अब आप देखिए इस पिंक और ब्लू को देखिए। अगर मैं इस ब्लू को उठा के पिंक के ऊपर रख दूं तो ये क्या है, एकदम ओवरलैप करेगा। तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट फिगर, एग्जैक्टली द सेम शेप एंड द सेम साइज, द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर exactly the same shape and the same size. The corresponding sides are the same and the corresponding angles are the same. Corresponding side same है, corresponding angle same है, तो basically this is your congruent shapes, ठीक है। और similar shapes की अगर मैं बात करूं, same shape but different sizes, the corresponding sides are in the same ratio and the corresponding angles are the same. The corresponding angles are the same. Same shape देखिए दोनों का same है, sizes दोनों के different है, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल इसका और इसका देखा जाए तो वो उसका आधा होगा या 1/4 होगा, व्हाटएवर इट इज, तो हर एक का सेम ही चलेगा। तो इसलिए क्या हो गया, मेरे सिमिलर शेप्स हो गए। वो क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट शेप। ओवरलैप करूंगा तो कॉन्ग्रुएंट शेप, ठीक है ना। रेशियो सेम बनाऊंगा तो बेसिकली सिमिलर शेप, याद रखिएगा।
ठीक है ना, क्लियर है कहानी। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्ग्रेंसी और सिमिलैरिटी की कंडीशंस को प्रूव करना पड़ता है। बचपन में क्लास 10th में हमने पढ़ा है कि अलग अलग कंडीशंस होती है। तो दैट इज योर फर्स्ट कंडीशन इज कॉन्ग्रेंसी की एसएसएस ट्रिपल एस रूल। तो आपने देखा होगा ट्रिपल एस रूल। तो कि सर एसएसएस रूल साइड 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 का रूल, कि अगर दो ट्राइंगल्स है, दोनों की अगर तीनों साइड्स बराबर है, ये तीनों साइड बराबर हो गई, तो सर ये हो गया साइड 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 रूल। अगर दो ट्राइंगल है, दो साइड और एक एंगल बराबर हो गया, तो दैट वो कंडीशन वुड बी एसएएस रूल। दो एंगल और एक साइड बराबर हो जाए तो दैट इज योर एएसए रूल, और दो एंगल और एक साइड बराबर हो जाए तो एएएस रूल। ठीक है ना, ये रूल्स होते हैं अलग अलग और कोई बात नहीं है। ठीक है ना, तो कंडीशंस फॉर द कॉन्ग्रेंसी, तो दो फिगर्स को अगर कॉन्ग्रेंट करना है, दो फिगर्स को अगर आपको कॉन्ग्रेंट करना है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अगर आपको दो फिगर्स को कॉन्ग्रेंट करना है तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा। बट इन द केस ऑफ सिमिलैरिटी, अगर दो एंगल भी बराबर हो गए तो वो सिमिलर हो जाएंगे, तीनों साइड बराबर हो गए तो वो सिमिलर भी हो जाएंगे और कॉन्ग्रेंट भी हो जाएंगे, दोनों चीज होती है। और वापस एसएएस रूल से वापस वो सिमिलर और कॉन्ग्रेंसी दोनों की कंडीशन आता है। तो आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी वर्क करती है। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रेंसी आपकी वर्क करेगी, किस तरीके से करेगी याद होगा। अब एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल दिस इज योर ट्राइंगल ABC एंड दिस इज योर ट्राइंगल PQR। मैंने आपको बोला ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, मैंने आपको ये बात बोली। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं कि सर AB अपॉन PQ बराबर होगा, AB अपॉन PQ बराबर होगा BC अपॉन QR बराबर होगा AC अपॉन PR के। ये हमेशा फॉलो होगा अगर दो ट्राइंगल्स आपके कौन है, सिमिलर है। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपने पहली साइड ऊपर की इसको रखा है, ABC वाले को रखा है, तो हमेशा न्यूमरेटर में ऊपर में वही रहेगी। बट अगर आप न्यूमरेटर में फॉर एग्जांपल ये वाला ट्राइंगल की साइड रखते हो तो हमेशा न्यूमरेटर में ये वाले ट्राइंगल की साइड रहेगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ABC और PQR अगर सिमिलर है तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, ये हमेशा फॉलो होगा ही होगा। तो पहला रूल तो एक ये कहता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कहा एक AB अपॉन PQ की वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल मैंने आपसे कह दिया AB अपॉन PQ की वैल्यू सर 1/4 है, AB अपॉन PQ की वैल्यू कितनी है 1/4 है, तो बच्चा एक बात याद रखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR वो जो होगा वो भी हमेशा AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखिएगा AB अपॉन PQ के होल स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कहने का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई दो साइड्स का रेशियो दे दिया AB अपॉन PQ इज 3/5, बताओ इसके एरिया का रेशियो क्या होगा, बताओ इसके एरिया का रेशियो क्या होगा। तो एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR बच्चा वो हमेशा इसके रेशियो के बराबर होगा, यानी ये 9 होगा और ये 25 हो जाएगा। तो कभी भी एरिया का साइड्स का रेशियो गिवन है और एरिया का रेशियो निकालना हो, वापस रिपीट कर रहा हूं, साइड्स का रेशियो गिवन है, साइड्स का रेशियो गिवन है, जो जैसे यहां पे था 1/4 साइड्स का रेशियो था, और आपको एरिया का रेशियो निकालना है तो इसका स्क्वायर कर लीजिए, यानी 1/4 का स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 1/16, तो दैट इज नथिंग बट 1/16। तो ये याद रखिएगा, ये हमेशा एरिया के साथ फॉलो होता है। बट अगर इन द केस ऑफ पैरीमीटर की बात करूं तो कि सर अगर पैरीमीटर पूछ ले तो सर बेटा पैरीमीटर में ऐसा कुछ नहीं होता। पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल PQR अगर बात करें तो बेटा ये हमेशा सिंपल सा होता है, AB अपॉन PQ के बराबर ही होगा, ये हमेशा AB अपॉन PQ के बराबर होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। याद रखिएगा सिमिलरिटी में ये बहुत काम की चीज है, बहुत बार क्वेश्चन इसके पूछा जाता है। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक समझ में आ गया। सिमिलर एंड कॉन्ग्रेंसी के ऊपर बात करी हमने, सेंटर्स के ऊपर बात करी हमने। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स लाया हूं, बस एक इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो समझ लेते हैं, देन वी विल बी स्विचिंग टुवर्ड्स अ क्वेश्चन। ओके, तो देखो पहली थ्योरम क्या है, 45-45-90 की थ्योरम। ये क्या कहता है कि अगर एक ट्राइंगल है सर, अगर एक ट्राइंगल है, अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि मेरे पास ट्राइंगल है, दिस इज योर 90 डिग्री, दिस इज योर 45 डिग्री एंड दिस इज योर 45 डिग्री। अगर ऐसा है तो बेटा जो मेरी साइड्स होगी उन साइड्स का जो रेशियो होगा दैट वुड बी ऑलवेज मेरा क्या होगा 1/√2 होगा। ये बस यही बात कह रहा है।
तो अगर ए बी बी सी बराबर है तो ए सी इक्वल्स टू रूट टाइम रूट टू टाइम, देखो इस लाइन को पढ़िए, एक्सक्लूडिंग हाइपोटेनस द रेस्ट ऑफ द टू, ए बी इक्वल्स टू बी सी, ए बी बराबर क्या है मेरे बी सी के बराबर है, तो ए सी की वैल्यू क्या आएगी रूट टू टाइम्स ऑफ ए बी, ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा, और रूट टू टाइम्स ऑफ बी सी इस तरीके से होता है। तो अब जैसे 1 1 रूट टू है, तो सर कैसे हुआ ये चीज, तो कैसे हुआ समझना, देखो 45 के सामने वाली साइड हमेशा 45 होगी, वापस रिपीट करूंगा, 45 के सामने वाली साइड हमेशा 45 यानी 1, इस 45 के सामने वाली साइड 1, और 90 के सामने वाली साइड रूट टू, तो क्या हो गया ये 1 1 रूट टू, तो ये क्या हो गया मेरे पास 1 1 और रूट टू बन गया। अगर एक ट्राइंगल की एंगल्स क्या है 45 45 90 है, तो अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं कि सर जैसे ये एक ट्राइंगल है, दिस इज योर 90, this is your 45 and this is your 45, this is 45, this is your 45, if someone says कि this is 10, तो अब क्या होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा, और ये जो बन जाएगी ये 10 रूट 2 बन जाएगी, अपने आप ही ये 10 रूट 2 बन जाती है। आई थिंक सो क्लियर है कहानी। तो इस लॉजिक को याद रखिएगा, 45 45 90 का लॉजिक है ये। अगर 30 60 90 है तो वो रेशियो कितना हो जाता है 1 रूट 3 2 का, तो ये रेशियो कितना हो जाता है मेरे पास हमेशा 1 रूट 3 2 का रेशियो बन जाएगा। आई थिंक सो ये तो क्लियर हो ही गया, तो मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, चलिए तो इसको हटाते हैं। अब ये वाला दूसरा लॉजिक क्या कर रहा है 30 60 90, तो देखिए एक जैसे ट्राइंगल है ये वाला, ये 90 हो गया, ये 30 हो गया, और ये 60 हो गया, हाँ ये 60 हो गया। तो अब 30 60 और 90, तो याद रखिएगा 30 के सामने वाली साइड हमेशा 1 होगी, 60 के सामने वाली साइड रूट 3 होगी, और 90 के सामने रूट 3 होगी, और 90 के सामने वाली साइड 2 होगी, यानी 30 के सामने वाली साइड 1, 60 के सामने वाली साइड रूट 3, और 90 के सामने वाली साइड 2। तो बेसिकली ये क्या हो गया 1 रूट 3 2, तो ये कितना हो जाता है 1 रूट 3 और 2 हो जाता है। आई थिंक सो समझ में आई होगी कहानी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलो तो बेसिकली ये दो चीजें आपके क्लियर है, कहानी लॉजिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब आपके, तो ये दोनों चीजें मेरे क्लियर हो गई, ठीक है ना, पक्का। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है प्लीज देखिएगा। चलिए तो आई थिंक सो वी आर कंफर्टेबल विद दिस, इसको हटा रहे हैं एंड गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि मेरे पास एक ट्राइंगल है, मैंने ये एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, दिस इज अ ट्राइंगल ए बी सी, any one line parallel to any one of the sides divide the other two sides proportionally, so if D is drawn parallel to BC, अगर मैं कहता हूं ये DE मेरी पैरेलल है BC के, it would divide AB and AC proportionally, तो वो AB और AC को क्या करेगी प्रोपोर्शनलिटी में डिवाइड करेगी। यानी सर कहने का मतलब क्या है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC के बराबर होगा। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो AB अपॉन, अगर आप ऐसे देखना चाहो तो ऐसे भी कह सकते हो AB, ठीक है, अपॉन AB अपॉन AE, आप क्या कह सकते हो AB अपॉन AE, ठीक है, AB अपॉन AE इक्वल्स टू AE अपॉन EC इक्वल्स टू AE अपॉन AC, आप ये भी कह सकते हो। तो बेसिकली याद रखिएगा ये बस बेसिक रूल क्या कहता है कि सर अगर दो ट्राइंगल्स है, आपने ये दो ट्राइंगल्स बना दिए, ठीक है ना, और ये लाइन अगर इसके पैरेलल हो गई तो AD अपॉन DB की वैल्यू हमेशा AE अपॉन EC के बराबर होगी, ये बात ध्यान रखिएगा। दिस वुड बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू, दिस वुड बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू, याद रखिएगा। चलिए आई थिंक सो क्लियर है कहानी। चलो गोइंग फॉर द नेक्स्ट देखते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर जॉइंड बाय अ लाइन देन द सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कहने का मतलब क्या है, वो कह रहा है कि सर देखिए अगर एक ट्राइंगल है ABC और ये D और E मिड पॉइंट्स है, D और E मिड पॉइंट्स हैं, D और E क्या है आपके मिड पॉइंट्स है, AB का मिड पॉइंट D है और E जो मिड पॉइंट है वो क्या है AC का मिड पॉइंट है। तो अगर सर इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है तो सर ये हमेशा क्या होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, ये जो साइड्स होती है हमेशा क्या हो जाती है एक दूसरे के पैरेलल हो जाती है। ये बात आपकी किसने कही है, मिड पॉइंट थ्योरम ने ये बात आपकी कही है, याद रखिएगा। दिस थिंग इज कॉल्ड बाय मिड पॉइंट थ्योरम। अपोनोलिस थ्योरम क्या होती है, ये अपोनोलिस थ्योरम क्या होती है, ये एक रिलेशन है, बेसिकली थ्योरम तो नहीं कहूंगा, ये एक रिलेशन है जो आपको याद रखना चाहिए, जो कहीं पर भी काम आ सकता है कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल्स टू ट्वाइस द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द मीडियन ऑफ द थर्ड साइड एंड द स्क्वायर ऑफ द थर्ड एंड द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द थर्ड साइड एंड द स्क्वायर ऑफ द हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये याद रखिएगा, ये अपोनोलिस थ्योरम है, ये डायरेक्ट रिलेशन है, ये आपको याद रखना है, ये बहुत काम की चीज है, कभी कभार क्वेश्चंस में इस्तेमाल हो जाता है। गोइंग फॉर द नेक्स्ट इज योर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम।
इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या करती है कि सर ऑपोजिट साइड्स टू द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग टू साइड, जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ट्राइंगल है, अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूँ, ये आ गया, एक सेकंड, ये आ गया, ओके। तो अगर मैं बात करता हूं कि जैसे ABC मेरा एक ट्राइंगल है और ये एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर मैंने ड्रॉ किया, तो वो क्या कहता है कि सर जब भी एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हो, जब भी आप एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर आप ड्रॉ करते हो, हाँ, तो ये कहता है कि सर BD अपॉन CD हमेशा AB अपॉन AC के बराबर होगा। ये इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर बताती है। वापस रिपीट कर रहा हूं, जैसे ये जो साइड मैंने बनाई है AD, ये एक इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, तो वो कहता है कि सर इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है तो सर ये साइड्स को बराबर रेशियो में डिवाइड करेगी, यानी BD अपॉन DC ये बराबर हिस्से में डिवाइड हो गए, तो इनका जो रेशियो होगा वो हमेशा AB अपॉन AC के बराबर होगा, जो होगा रेशियो हमेशा AB अपॉन AC के बराबर होगा। ये बात कौन कहता है? इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है, ठीक है ना। तो हमने 45 45 90 देखा, 360 90 देखा, BPT की मैंने आपसे बात करी, मिड पॉइंट की बात करी, ओपोनोलिस्ट की बात करी, इंटीरियर एंगल, एंड द लास्ट वन इज योर एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल सिर्फ इसका उल्टा हो जाता है, द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल divides the side opposite to the external angle in the remaining ratio of BE upon AC और BC upon AC। तो बेसिकली यही है कि सर अगर कोई एक्सटर्नल ट्राइंगल, अगर कोई ट्राइंगल है उसका एक्सटीरियर एंगल उसको डिवाइड कर रहा है, अगर उसका एक्सटीरियर एंगल उसको डिवाइड कर रहा है, तो एक बाइसेक्टर, आप एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, तो उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा इस फॉर्मेट में फॉलो होगा। ये बात आपको एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कहती है। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक यहाँ तक क्लियर है। तो हमने सेंटर्स पे बात करी, हमने कॉन्ग्रुएंसी पे बात करी, देन फिर मैंने आपको ये थोड़ी सी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी दी है कि ये याद रखिएगा। चलिए, आई थिंक सो क्लियर है, ये आप चीज़ें कर लोगे, कोई समझ में आ जाएगा। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख के एक बार बता सकते हो, तो मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करूँगा। चलिए, गोइंग फॉर द नेक्स्ट एंड द लास्ट पार्ट, नाउ द क्वेश्चंस। अब क्वेश्चंस का पार्ट देखते हैं, फटाफट क्वेश्चंस खत्म करते हैं हम, ठीक है। चलिए, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन ये सेंटर सर्कम सेंटर उस पर, the internal bisectors of any angle ABC and ACB of a triangle meet each other at O। ठीक है भाई, तो अब वो क्या कह रहा है आपसे, the internal bisectors of angle ABC, so this is your triangle ABC, internal bisectors of ABC and ACB meet at O, internal bisectors or meet each other at O if BOC is 110 डिग्री, ये 110 डिग्री है, तो बताइए BAC की वैल्यू क्या होगी। तो BAC की वैल्यू क्या होगी वो आपको बतानी है। तो मैंने आपको बता दिया, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर है, यानी ये जो पॉइंट है ये मेरा क्या है, एक इन सेंटर है, ये क्या है, एक इन सेंटर है। और इन सेंटर में मैंने आपको बात कही थी कि एंगल BOC इज बराबर ऑफ 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है, 90 डिग्री प्लस एंगल A/2 होता है। तो अब आप निकाल सकते हो कि सर अब मेरे को ये पता है कि BOC 110 है, तो 90 डिग्री से करके हो जाएगा, तो ये 110 लिखा है यहाँ पे, ये 90 लिखा है यहाँ पे, प्लस एंगल A/2 लिखा है यहाँ पे, तो ये 20 बनेगा, 20 बराबर एंगल A/2। तो बेटा एंगल A की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 40 डिग्री हो जाएगी। एंगल A की वैल्यू कितनी होगी, 40 डिग्री हो जाएगी। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक सिंपल है। चलिए, ये बन गया मेरा इन सेंटर का, ठीक है, इन सेंटर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलते हैं आगे। द एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ triangle is 60 degree, the third angle of the triangle is, ठीक है, the angle between the external ABC external bisectors, यानी अगर इसको एक्सटेंड करूं, इसको एक्सटेंड करूं, तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर बनेगा और इसको क्या कहा गया है, 60 डिग्री का कहा गया है। तो ये 60 डिग्री है, तो एंगल बिटवीन द एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 60 डिग्री। तो बताइए थर्ड एंगल ऑफ द ट्राइंगल क्या होगा। तो थर्ड एंगल यानी इसके सामने वाला एंगल, और मैंने इसके बारे में आपको बात कही थी कि एंगल BO'C, बेसिकली मैंने इसको O' नाम दिया था, BO'C इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, 90 डिग्री माइनस एंगल A/2, ये 60 डिग्री है, तो इसके सामने वाला एंगल आपके सामने आ जाएगा। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक क्लियर है। तो 60 डिग्री को आपको उठा के यहाँ पे रखना होगा, 90 और 60 दोनों माइनस होंगे, माइनस का 30 बनाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल, तो दैट वुड बी 60। तो कैसा होगा, ये वापस यहाँ पर 60 डिग्री रख दीजिए, BO'C एंड 90 डिग्री है, दैट इज माइनस एंगल A/2, दिस बिकम्स माइनस का 30 माइनस का एंगल A/2, माइनस माइनस कट गया, तो ये बन गया 60 बराबर एंगल A। तो एंगल A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ABC इज O, ठीक है। अब सर्कम सेंटर की बात करी कि एक ट्राइंगल है ABC, उसका सर्कम सेंटर जो है वो एक O है, ठीक है।
अब ओ उसका एक सर्कम सेंटर बनाया गया, ओके। इफ एंगल बी ए सी इज 85 डिग्री, ये कितना है 85 डिग्री है, एंड बी सी ए इज 75 डिग्री, ये कितना है 75 डिग्री है, देन वैल्यू ऑफ ओ ए सी क्या होगी, यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट होगा ये ओ पॉइंट होगा इसका सर्कम सेंटर, तो ओ ए सी, तो यानी ये वाली वैल्यू ओ ए सी, वो मेरे से पूछ रहा है ओ ए सी यानी ये वाला जो एंगल होगा ये कितना होगा, आपको ये बताना है। तो सबसे पहली बात बेटा, ये ट्रायंगल 85 है, ये 75 है, तो ये कितना होगा सबसे पहले तो ये निकालते हैं। तो ये कितना होगा सबसे पहला, तो मैंने निकाला एंगल ए बी सी, तो दैट वुड बी 85, तो 180 में से माइनस करिए, 180 में से माइनस करिए 85 प्लस 75, ठीक है, 85 प्लस 75 यानी 160, तो 180, तो 80 ये 10 बन गया, 10 से 80 80 160, तो ये 160 बन गया, यानी ये 20 डिग्री, तो दिस एंगल वुड बी 20 डिग्री, तो ये एंगल 20 डिग्री होगा। तो बच्चा अगर ये एंगल 20 डिग्री है तो ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले आपको ये एंगल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये एंगल कितना हो जाएगा मेरे पास, ये एंगल की वैल्यू निकालिए। तो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी इज ओ, तो मैंने यहाँ पर ओ बनाया। एंगल बी ए सी इज 85 एंड एंगल बी सी ए 75, देन ओ ए सी, तो ओ ए सी की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये मैंने इस ट्राइंगल की सबसे पहले वैल्यू निकाली, इस ट्राइंगल की वैल्यू से ये आ गया, ये बन गया मेरा 40 डिग्री, क्योंकि सर्कम सेंटर में वैल्यू क्या हो जाती है, ट्वाइस हो जाती है। ये बात मैंने आपको समझाई थी, जो भी यहाँ पर एंगल बनता है वो उसका ट्वाइस हो जाता है, ऐसा नहीं यहाँ से यहाँ पे ही होता है, यहाँ से यहाँ पर भी होगा इन सेंटर की तरह। तो ये 40 डिग्री हो गया बेटा बेसिकली ये 40 डिग्री बन गया। और ये जो दोनों साइड्स है, ये दोनों साइड्स, दिस ओ ए विल बी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये एक रेडियस है सर्कल की। आप देखिए रेडियस ऑफ सर्कल है, रेडियस ऑफ सर्कल हो गई है, तो यानी ये दोनों साइड्स बराबर है। इस ट्राइंगल में ये 40 डिग्री बन चुका है, तो अब मैं कहता हूं एंगल ओ ए सी की वैल्यू क्या होगी, तो एंगल ओ ए सी विल बी 180 डिग्री माइनस ऑफ 40 डिग्री जो भी होगा, और उसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो दिस बिकम्स 140/2 यानी 70 डिग्री। तो ये एंगल जो बनेगा, ये वाला एंगल भी 70 बनेगा और ये वाला एंगल भी कितना बनेगा, 70 के दो एंगल बनेंगे। क्यों बनेंगे, क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ये और ये साइड्स इक्वल हो गई हैं, तो ये 40 डिग्री है, तो बचे हुए दोनों एंगल बराबर होंगे। ये 180 में से माइनस करोगे 140 बचेगा, तो 140 को 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये कितने आ गए, 70 और 70 आ गए। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से किया। बेसिक क्वेश्चन था, एकदम बेसिक लेवल पे। चलिए गोइंग फॉर द नेक्स्ट नाउ, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर रिस्पेक्टिवली 196 एंड 289, द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द शॉर्टर साइड इज, द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द शॉर्टर ट्राइंगल इज 7। तो बेसिकली वापस देखिएगा, क्वेश्चन बहुत सिमिलर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक सेकेंड देखिएगा। The area of the two similar triangles are 196 and 289. If the shorter side of the shortest triangle is 7 centimeter, तो shorter side of the shorter triangle, तो मैंने आपसे कहा टू सिमिलर ट्राइंगल, मान लेता हूं एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर। तो मैंने कहा ये एरिया है 289 और 196 का, ये क्या है 289 और 196 का। और मैंने आपको एक प्यारी सी बात कही थी, क्या, कि जो भी ये साइड्स होती है ये हमेशा किसको डिफर करती है, एरिया क्या होता है, रेशियो ऑफ द साइड्स, मतलब एरिया जो होता है स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स, एरिया क्या होता है, स्क्वायर ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड्स होता है। यानी ये 289 और 196 बना होगा, तो यहाँ पे यानी 17 और यहाँ पर यानी 14 रहा होगा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो 289 और 196 मेरा कितना बना होगा, कि 289 17 का स्क्वायर होता है और 196 मेरा 14 का स्क्वायर होता है, तभी बना होगा। और मेरे को पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और द शॉर्टेस्ट साइड ऑफ द शॉर्टर ट्राइंगल, शॉर्टर ट्राइंगल यानी ये वाला होगा। तो अगर मैं यहाँ पर एरिया, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ ए बी अपॉन पी क्यू की, तो ए बी की वैल्यू तो पता नहीं, लेकिन पी क्यू क्या हो जाएगा मेरे पास, 7 हो जाएगा और ये 17 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। तो ये 7 1 जा, ये 17 2 जा, 7 1 जा, ये 7 2 जा 14। तो बेटा आंसर क्या बन गया, जो बड़ी वाला ट्राइंगल है उसकी साइड का आंसर कितना आ जाएगा, 17/2। जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसका साइड का आंसर क्या आ जाएगा। तो फाइंड द शॉर्टर साइड ऑफ द लार्जर ट्राइंगल, तो जो बड़ा वाला ट्राइंगल है उसकी साइड कितनी बन जाएगी मेरी, 17/2 बन जाएगी। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से हुआ क्वेश्चन। बेसिक सा क्वेश्चन था, एकदम बेसिक सा। ये कैसे बना होगा, ये स्क्वायर करके बना होगा। तो ये स्क्वायर किसका होगा, 17 और 14 का, और यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू, यानी साइड का रेशियो कितना आ गया। अगर मैं इसका रूट कर दूंगा तो साइड का रेशियो आ गया,
शॉर्टर ट्राइंगल का दे रखा था तो इससे काट दिया तो ये 17/2 बन गया। आई थिंक सो क्लियर है कहानी, लॉजिक समझ में आ गया होगा आपको। तो हियर वी एंड फॉर अ डे टुडे। तो आज अपन ने पूरा ट्राइंगल्स को कंप्लीट कर लिया है। अपन ने क्या क्या पढ़ा है, ट्राइंगल्स के अंदर सेंटर्स पढ़े, कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी, सिमिलैरिटी पढ़ी, टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स पढ़े, अपन ने सारी की सारी चीज़ें देख ली हैं। चलिए, तो प्लीज़ आप वीडियोस को एक बार देख लीजिएगा। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो वो भी देख लेना, फिर इस वीडियो को देखिएगा तो चीज़ें जैसे समझ में आ जाएगी। आई थिंक सो क्लियर है। विद ऑल ऑफ दिस आई वुड एंड फॉर अ डे टुडे। थैंक यू एंड गुड बाय।